हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के सभी ब्रांचों में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सब्जेक्ट चलता है उसकी सार्थक पब्लिकेशन की बुक की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज बना रहे हैं। तो उसी क्रम में ये एक अगला वीडियो है जिसमें हम एक चैप्टर है सदिश अवकलन, जिसे कि वेक्टर डिफरेंशिएशन भी कहेंगे इंग्लिश में, इसकी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और मैं बता दूं आपको कि वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल नाम का जो चैप्टर है उसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इसलिए उस चैप्टर के लिए एक बेस का काम करता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज का नंबर बुक्स में अलग अलग हो सकता है, आप चैप्टर ध्यान रखिए। वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर है, सदिश अवकलन। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि r वेक्टर इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस साइन टी जे कैप माइनस टी स्क्वायर के कैप हो तो फर्स्ट पार्ट डी आर बाई डी टी एंड सेकेंड पार्ट डी टू आर बाई डी टी टू का मान ज्ञात करें। तो देखिए इससे रिलेटेड जो थ्योरी कंसेप्ट्स हैं वो हम थ्योरी वीडियोज़ में या जो लाइव क्लासेस लेते हैं उनमें हमने क्लियर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जा कर के उन्हें देख लें और उसके बाद इन एक्सरसाइज को करें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनको भी देख लें। वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं और क्या मतलब होते हैं इन चीज़ों के। जैसे कि आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये जो आर वेक्टर दिया है ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है, स्थित सदिश है। और कर्व पे कोई पॉइंट सपोज एक्स वाई जेड है तो ओरिजिन से उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, तो उसको ये डिनोट करता है। और ये जो log 1 प्लस टी स्क्वायर साइन टी और माइनस टी स्क्वायर हैं, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उन्हीं को आई जे के फॉर्म में लिख दिया गया है। इसी चीज़ को जनरली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में भी लिखा जाता है। और जब हमें एक्स वाई जेड यानी कि पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डाल दी है तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर बना है। तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये सिंपल वही पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का कर्व पे। तो हमें डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी टू बनाने हैं। तो देखिए सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस जो हैं हम पढ़ चुके हैं उसमें। तो हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग जाते हैं, बस जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है तब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए रूल्स बता रखे हैं मैंने थ्योरी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो आर दिया है वो हमने लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए इसको टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी हमने क्या किया, इज इक्वल टू डी बाई डी टी। पहले हम थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए डी बाई डी टी ऑफ ये हर पूरा आर की वैल्यू इसमें डाल दी है। उसके बाद इंडिविजुअली डी बाई डी टी जो है सब पे अप्लाई हो जाएगा जा करके। और अगली लाइन में हमने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया है। तो लॉग का जो है जो भी होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर को दोबारा से करेंगे तो 2t आ जाएगा, मतलब चेन रूल लगाया है। तो उस तरह से इसका डिफरेंशिएशन आया, साइन टी का कॉस टी हो गया और माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t हो गया। तो इस तरह से हमें डी आर बाई डी टी मिल जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और डी टू आर बाई डी टी टू करना है तो इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें भी देखिए फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट किया है। इस बार जो है वो अंश और हर वाला फॉर्मूला इसके लिए लग जाएगा क्योंकि लॉग तो हट चुका है। कॉस का माइनस साइन टी माइनस 2t का 2 माइनस 2 बचेगा और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक मतलब सिंपल क्वेश्चन था आपको बताने के लिए कि डिफरेंशिएशन वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसा होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस साइन टी जे प्लस 1 माइनस टी के तो डी आर बाई डी टी तथा डी टू आर बाई डी टू का मान बताइए। तो इसमें भी देखिए आर वेक्टर दिया है, आपने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और टी के सापेक्ष पुनः अपकलित कर दिया है। तो उस केस में ये आंसर आ गया। तो इसलिए पहले पार्ट का आंसर ये आया है और दूसरे पार्ट का आंसर ये आया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। कोई नई बात नहीं थी इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के तो डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टी टू और डी आर बाई डी टी का मॉड और डी टू आर बाई डी टी टू का मॉड, इनके मान ज्ञात करिए। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड पार्ट तो वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए हैं। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या है कि इन्हीं जो दो तीन चीज़ें निकाली इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए वेक्टर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी वेक्टर ही आएगा, और फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है तो इसके लिए आपके पास कंसेप्ट मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है कि अगर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वाई जे प्लस जेड के, इस तरह का अगर वेक्टर है
तो आपको इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना है, केवल अंडर रूट के अंदर इसके जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके सम कर दिया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी। इसके अंडर रूट स्क्वायर सम कंपोनेंट कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, इसके अंदर के स्क्वायर के सम कंपोनेंट्स कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो देखिए फिर हमने वही किया है, आर वेक्टर दिया था इतना, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, दोबारा से उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आई है दोबारा से उसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखिए आई का कंपोनेंट 2t उसका स्क्वायर 4t स्क्वायर, जे का कंपोनेंट -1 तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, और +2 का स्क्वायर यानी कि 4। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो बीच में यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसका कंपोनेंट -1 हुआ और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ वेक्टर के बीच में प्लस माइनस अगर लगे हुए हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर स्क्वायर करके सारी चीज़ें ऐड ही होती हैं। तो इस तरह से ये देखिए आपका जो है वो 4t स्क्वायर प्लस 5 का अंडर रूट, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब d2r बाई dt2 के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए 2i कैप आया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, j और k है नहीं तो वो +0 आप एज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो देखिए टोटल मिला के जो है वो अंडर रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन था। dr बाई dt और d2r बाई dt2 तो पहले की तरह निकालने थे, और उसके बाद जो है वो उनके मैग्नीट्यूड्स के लिए हमें उनके आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम का अंडर रूट ये चीज़ लेनी थी, तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है हमारा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें है r वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे प्लस माइनस टी क्यूब के, तथा s वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। तो फर्स्ट पार्ट है डी बाई डी टी आर डॉट एस, सेकेंड पार्ट है डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एस, थर्ड पार्ट है डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर का मान ज्ञात करें। देखिए अब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो फिर डिफरेंशिएशन के रूल्स में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट में एक बार को ऑर्डर का ध्यान ना भी रखें तो भी काम चलेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऑर्डर का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ता है। तो इसलिए ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि दोनों में ही ऑर्डर का ध्यान रख लेते हैं। जैसे अगर मल्टीप्लाई वाले में फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो हम करेंगे तो यही, लेकिन ऑर्डर सेम रखेंगे, यानी कि पहला वाला वेक्टर पहले ही रखेंगे हमेशा और दूसरा वाला वेक्टर दूसरे नंबर पे ही रखेंगे। तो ये चीज़ बस ध्यान रख लें तो हमारे ये क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आर वेक्टर और एस वेक्टर हमारे पास ये दिए हैं, और एस कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप क्या करिए कि आई जे के फॉर्म में तो ये दिया है, इसके अंदर के मिसिंग था तो हमने 0 के लगा लिया। तो अब इसके बाद देखिए डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट एस अगर हमें करना है तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का फंक्शन लगाया है मल्टीप्लाई का, प्लस यहाँ पर सेकेंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट तो है, लेकिन देखिए ऑर्डर सेम रखा गया, आर पहले है एस बाद में है यहाँ पर, तो उसी तरह से आर पहले एस बाद में, और यहाँ भी आर पहले और एस का टर्म बाद में। अदरवाइज रूल वही है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को वैसे ही लिखा है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। हालांकि मैं बता दूं आपको डॉट प्रोडक्ट में आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा रूलिंग नहीं चाहिए होती, लेकिन एक ट्रेडिशन मान लीजिए ताकि हमारे क्रॉस वाला भी ध्यान रहे, तो कि डॉट और क्रॉस दोनों में ही ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, आर की वैल्यू हमने एज इट इज़ रख दी, डॉट, अब डी एस बाई डी टी मुझे करना है, तो इसलिए आपने क्या किया डी एस बाई डी टी यानी कि डिफ्रेंशिएट करके एक स्टेप कम कर दिया है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। देखिए साइन टी को कॉस टी कर दिया है, माइनस कॉस टी को कॉस का माइनस साइन टी रखेंगे तो प्लस साइन टी आ जाएगा, और प्लस 0 के कर दिया है। उसके बाद जो है वो ये के हम इसलिए ज़बरदस्ती चला रहे हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट अभी लेंगे तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, और के से मल्टीप्लाई होता है, तो उस टाइम पे कोई कन्फ्यूज़न न रहे, इसलिए जो है वो 0 के चला रहे हैं हम साथ में। फिर प्लस देखिए उसके बाद डी आर बाई डी टी, तो हमने डी आर बाई डी टी ये कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व डिफ्रेंशिएट कर लिया है, डॉट एस, एस का मतलब ये एज इट इज़ यहाँ रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वेक्टर का इससे डॉट करना है और इस वेक्टर का इससे डॉट करना है, तो इसके लिए रूल यही होता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई और के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सब 0 हो जाते हैं क्योंकि आई डॉट जे, आई डॉट के और ये सब 0 होते हैं। तो हमने क्या किया है, देखिए 5t स्क्वायर का कॉस टी से मल्टीप्लाई ये हो गया, जे का यानी कि टी साइन टी यहाँ पे आ गया, के का मल्टीप्लाई तो टी क्यूब का माइनस टी क्यूब का यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा।
ऐसे ही फिर इस दूसरे वाले में किया है हमने आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई और के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये सारी टर्म्स आती हैं। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। अब तो आई जे के ख़त्म हो गए हैं, तो सिंपल एक्सप्रेशन बचे हैं, इनको ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए कॉस टी के 2 एक्सप्रेशन बन रहे हैं, तो आप दोनों को मिला लीजिए एक साथ, और साइन टी के भी 2 एक्सप्रेशन बन रहे हैं एक जैसे, 10t sin t और t sin t, तो यानी कि 11 sin t। तो इस तरह से हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। अब देखिए ये तो बात रही कि वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर है हमारे पास, सदिश अवकलन चैप्टर है, तो हमें अवकलन के रूल्स अप्लाई करने थे, तो रूल्स अप्लाई करके दिखाना था, तो हमने पूरा रूल अप्लाई करके दिखा दिया। लेकिन आप आंसर अगर निकालना चाहते हैं, केवल आंसर ही निकालने वाली बात है, या कभी कॉम्पिटिशन में या आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये डिटेल्ड मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे शॉर्ट मेथड भी ले सकते हैं। ये सेकंड मेथड है यहाँ पे, या पेपर में ही अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना डिटेल में करके दिखा पाएँ, तो आप जल्दी से करने के लिए ये मेथड भी ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, डी बाई डी टी आर डॉट एस है, तो हम आर डॉट एस पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आर की वैल्यू रखी, एस की वैल्यू रखी, और फिर यहीं पर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई प्लस जे के प्लस के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई। तो जब एक बार हमारे पास आर डॉट एस पहले ही कैलकुलेट हो गया है, अब सीधे हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आई जे के पहले ही खत्म हो चुके हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। जब देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन किया है हमारे पास, वही आंसर आ गया है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर में अगर क्वेश्चन आए आपके थर्ड सेमेस्टर में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये मेथड फॉलो करें ऊपर वाला, क्योंकि इसमें आपको रूलिंग पूरी दिखानी है डिटेल में। लेकिन जब आ जाए इसका आंसर, तो आप चेक करने के लिए आंसर इस शॉर्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड में आप देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी। आपने वेक्टर को नहीं डिफरेंशिएट किया है, आपने सिंपल एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया है। इसलिए हो सकता है कि अगर आप ये मेथड पेपर में करें तो आपके मार्क्स कुछ काटे जा सकें। तो इसलिए हमें वही मेथड करना चाहिए जो हमारे लिए बनाया गया है, और शॉर्टकट मेथड जो है आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए या फिर आंसर अपना ये वाला चेक करने के लिए रखना चाहिए। देखिए अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, डी बाई डी टी आर क्रॉस एस ये निकालना था हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वही फर्स्ट सेकेंड वाला लगाएंगे हम, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे और बीच में क्रॉस लगते चले जाएंगे। तो ये जाएगा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड, तो बीच में पहले डॉट लग रहा था, अब यहाँ पे क्रॉस लगेगा, प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट होगा तो वही, लेकिन डी आर बाई डी टी पहले लिखेंगे, एस बाद में, और बीच में क्रॉस लगेगा। तो जो चीज़ वहाँ डॉट डॉट होती थी वो यहाँ क्रॉस होता था। ऑर्डर का ध्यान वहाँ भी रखा था, यहाँ भी रखेंगे। यहाँ तो आपके लिए मस्ट है ऑर्डर का ध्यान रखना, बिना उसके कल क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब देखिए आर हमने ये रख लिया, क्रॉस डी एस बाई डी टी ये कर दिया, डी आर बाई डी टी ये रखा, क्रॉस एस की वैल्यू ये कर दी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स अगर आई जे के की फॉर्म में दिए हैं, अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक डिटरमिनेंट बनाई जाती है, जिसमें फर्स्ट रो में तो आई जे के लिखा जाता है, और सेकेंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से पहली दो जो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह करा, ऐसे ही लास्ट के दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने इस तरह से कर दिया। सेम वही तरीका। इन डिटरमिनेंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आई जे के में ही 2 एक्सप्रेशन बनेंगे आपके, मतलब वेक्टर का वेक्टर ही रहता है, ये आप जानते भी हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर जो है वेक्टर फॉर्म में ही आता है। इसके बाद इसमें आई और जे के कंपोनेंट्स मिला लेंगे एक साथ, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, एक वेक्टर ही आया है आंसर। इस क्वेश्चन का भी सेकंड मेथड हो सकता है। आप क्या करें कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले ही सॉल्व कर लें। डी बाई डी टी आर क्रॉस एस है, आपने आर की और एस की वैल्यू रखी, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक डिटरमिनेंट हुई, डिटरमिनेंट को सॉल्व पहले ही कर लिया आपने। आई जे के की फॉर्म में जो है वो ये आ जाएंगे एक्सप्रेशन, और इसके बाद जो है आपने इसको जब एक बार में ही डिफरेंशिएट किया है तो सीधे आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए लास्ट में वही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, डी बाई डी टी आर डॉट आर निकालना है। तो इसमें भी ये पहले टाइप का ही है, पहले क्वेश्चन के टाइप का है। आर डॉट आर निकालने का मतलब है वही फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, आपने वैल्यूज़ रख देनी है डिफरेंशिएट करके। 2 डॉट प्रोडक्ट आएंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट लिया आपने, ये आया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। और फिर आपने सिंपली इनको ऐड कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका भी सेकंड मेथड हो सकता है, आपने आर डॉट आर वैल्यू रख के पहले ही डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लिया और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए वही रिजल्ट आ जाएगा जो पहले आ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं, और तीनों पार्ट के ही हमने सेकंड मेथड भी देख लिए हैं ताकि वो जल्दी परफॉर्म हो सकें और आप अपना आंसर चेक कर सकें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और देखिए इसमें क्या कह रहा है। यदि u इज इक्वल टू टी आई माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के एंड v इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे, तो दिखाएं कि
फर्स्ट पार्ट है डी बाई डी टी ऑफ यू डॉट वी इक्वल टू इतना एंड डी बाई डी टी यू क्रॉस वी इक्वल टू इतना। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, u डॉट वी, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया है फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। और ध्यान रखिए ऑर्डर का ध्यान रखा है, मतलब u पहले v बाद में, तो यहाँ भी u पहले v बाद में। हालांकि मैं फिर से बता दूं आपको, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक ट्रेडिशन बना लीजिए कि डॉट और क्रॉस दोनों में ही, क्रॉस में ज़रूरत होती है, डॉट में इतनी ज़्यादा एज सच ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कम्यूट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता है। तो देखिए हमने क्या किया है कि इनकी वैल्यूज़ डाल दी हैं, u की वैल्यू ये डाल दी है, डी को डिफ्रेंशिएट करके जो है यहाँ पे डाल दिया है, प्लस डी यू बाई डी टी, यानी कि u को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ डाल दिया और v यहाँ डाल दिया है। अब देखिए ये वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जहाँ जहाँ कोई टर्म मिसिंग है तो आप 0k करके या जैसे रख दीजिए, यहाँ पे कर दिया हमने, आई जे यहाँ था तो यहाँ भी 0k करके लगा दीजिए, ताकि कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो कि कहीं किसी और में मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो अब हमने क्या किया है कि इनका डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो देखिए इसमें इसको आई का, जे का और k का वाला तो 0 हो गया, नहीं लिखा है उसे, तो हमारे ये दो टर्म आ गए आपके इस डॉट प्रोडक्ट से। उसके ऐसे ही आपको अगला वाला डॉट प्रोडक्ट लिया, आई का, जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई किया, k का 0 आ जाएगा, इसलिए अगले दो टर्म आपके दूसरे डॉट प्रोडक्ट से आए हैं और इनको सॉल्व किया आपने, सेम आपने मैच कर लिए, कॉस टी एक साथ, साइन टी एक साथ। तो इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ जाता है जो आपको प्रूफ करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये लिखा है नीचे देखिए, आंसर फिर से लिख दिया है, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, डी बाई डी टी यू क्रॉस वी करना है। तो इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे और अब जहाँ जहाँ पे डॉट था वहाँ पे देखिए क्रॉस आ जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिटरमिनेंट की हेल्प से करेंगे। तो पहले तो हमने वही के की जगह के साथ 0 0 लगा लिए हैं और उसके बाद देखिए पहले डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने एक डिटरमिनेंट बना दी, प्लस दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दूसरी डिटरमिनेंट बना दी। अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे, ओपन कर देंगे डिटरमिनेंट्स को। तो देखिए पहले वाले से ओपन करके एक वेक्टर आएगा और दूसरे वाले से ओपन करके दूसरा वेक्टर आएगा। अब हमें आई के एक साथ इकट्ठा कर लेना है, जे के कंपोनेंट्स एक साथ इकट्ठे कर लेने हैं और के कंपोनेंट एक साथ इकट्ठे कर लेने हैं और यही आपका देखिए आंसर आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ही आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखिए इसमें यदि r इक्वल टू साइन 80 आई कैप प्लस कॉस 80 जे वेक्टर, तो सिद्ध करें r वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी एक अचर राशि है। मतलब हमें इसे कैलकुलेट करना है और उसमें देखिए t जो है वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ शो करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, r क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालना शुरू करते हैं। r की वैल्यू जो दी है वो हमने यहाँ पुट कर ली है और आसानी के लिए हमने क्या किया है, k नहीं दिया था तो 0 लगा लिया है। इसके बाद डी आर बाई डी टी, तो उसे हमने डिफ्रेंशिएट करके जो है यहाँ पे सीधे लिख दिया है और k नहीं है तो 0 लगा लिया है। अब देखिए आप यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें पहली रो में तो आई जे के होंगे, दूसरी रो में पहला वेक्टर और तीसरी रो में दूसरा वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आई के साथ और जे के साथ तो 0 0 आएगा सॉल्व करने पे, लेकिन के के साथ आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें देखिए आप माइनस ए कॉमन ले लेंगे और अंदर देखिए साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, ये आपका 1 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर माइनस ए के आ जाएगा और इसमें देखिए टी गायब हो चुका है तो हम लिख देंगे जो कि एक अचर राशि है और हेंस प्रूव्ड, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। तो सिंपली हमने सॉल्व किया है उसे और आपका जो चाहिए था वो आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि r वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो सिद्ध करिए कि r कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी, इनका मॉड अगर लें तो वो डी आर कैप बाई डी टी के बराबर होता है। देखिए लिखने में ही ये टफ लग रहा है, लेकिन आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। बस इसके लिए आपको थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो कंसेप्ट चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे आपको ये दो तो दोबारा लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़े से कंसेप्ट चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के। वैसे तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये डॉट लगा दिया था, थोड़ा गलत है। ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर एन, ये इसकी वैल्यू होती है। लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है कि मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या हो जाएगा कि ये एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका केवल ए बी साइन थीटा बचेगा। कहने का मतलब है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का साइन। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए हैं तो उसके बाद आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच का यहाँ पे आर कैप और डी आर
कैप बाई डी टी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने थ्योरी वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस किया है कि जैसे मान लिया कोई कर्व है और आपने ये पोजीशन वेक्टर ऐसे लिया है और डी आर बाई डी टी ये उसके ऊपर टेंजेंशियल होगा, तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसलिए 90 डिग्री एंगल भी पता लग गया। तो हम क्या करते हैं, अब लेफ़्ट साइड लेना शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमने क्या लिया है, आप लिख देंगे यहाँ पे मॉड ऑफ आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो हमें क्या है, यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू 1 हो चुकी है, वो नहीं लिखा हमने। ए मतलब यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 90। अब इसके बाद देखिए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, ये डी आर बाई डी टी ही रहेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप देखिए ये डी आर बाई डी टी जो है मैग्नीट्यूड आ गया है, यही आपका जो है वो आर एच एस है। यानी कि एल एच एस लेफ्ट में चल रहा था तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और इसका मतलब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से देखिए केवल एक क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी और उसी को अप्लाई किया गया है यहाँ पर, और उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। वैसे इसको देखने में ये लगेगा, जब पे छपा हुआ देखेंगे आप बुक में तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर एक अचर सदिश है तथा आर वेक्टर अदिश चर टी का फलन है तो डी बाई डी टी आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए का मान बताइए। तो देखिए इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिंपल से रूल्स हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए निकालना शुरू किया। तो इसमें हम अंश और हर का फॉर्मूला पहले तो लगा देंगे। आप देखिए हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश बाद में लिखा है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया है। और बस इतना ध्यान रखा है हमने कि जो ऑर्डर है वो सेम रखा है, आर डॉट ए पहले है तो आर डॉट ए यहाँ भी पहले रखा है। अब इसका देखिए कि आर क्रॉस ए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर जो है वो आर डॉट ए का करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। और आपका कन्फ्यूज़न ना हो कि डी बाई डी टी ऑफ इतना ही है केवल, ये भी साथ में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको आगे लिख दिया है। ये देखिए सिंपल मल्टीप्लाई है दोनों चीज़ों की, तो इसलिए हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आर डॉट ए को खोला है, यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान फिर से रख लेंगे हम, और अपॉन में तो वो वही चल ही रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि चूंकि अचर राशि ए दे रखी है तो हमने क्या किया है कि डी ए बाई डी टी जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 0 कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे 0 कर दिया है, तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी और ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, आर डॉट ए और ये चीज़ मल्टीप्लाई में कर दी है, माइनस आर क्रॉस ए और ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई में कर दी है, और अपॉन आर डॉट ए का स्क्वायर चल ही रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने एक सिंपल रूल्स अप्लाई किए हैं और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या है, एक कण वक्र x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और z इक्वल टू टी क्यूब, जहाँ t समय है, पर गतिमान है। मतलब आपको अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ना दे करके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x y z दिए हैं, तो आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के निकालना होगा तो आर वेक्टर आ जाएगा। मतलब एक काम आपके लिए बढ़ा दिया है। अब कह रहा है कि समय t इक्वल टू 2 पर कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात करिए। आपको मालूम है, मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया, आर वेक्टर को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी आर बाई डी टी तो वेलोसिटी मिलती है, और दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे डी टू आर बाई डी टी 2 मिलेगा तो फिर आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो z की वैल्यू दी हैं, इनसे क्या है कि स्थिर सदिश निकाल लेंगे, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, और एक्स वाई जेड इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अब वेग के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे एक बार, आपका पास वेग आ गया। आपको t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेग चाहिए तो डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2 डाल दीजिए, आपके पास ये वेग आ गया। अगर वेग का मैग्नीट्यूड पूछते तो हम इसका अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट कर देते तो मैग्नीट्यूड भी निकल सकता था। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे आप, जो ये डी आर बाई डी टी निकला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसी को आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो देखिए डी टू आर बाई डी टी 2 आ जाएगा। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने डी टू आर बाई डी टी 2 एट टी इक्वल टू 2 निकाला, तो देखिए कि t एक ही जगह बचा था, बस आप उसकी जगह भी 2 पुट कर देंगे तो इस तरह से आपका आई जे के में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूछा जाता तब हम निकालते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और देखिए इसमें क्या है, एक कण वक्र इतने इतने पर अनुदिश गतिमान है।
तो एक्स वाई जेड फिर से दे रखे हैं आपको, यानी कि पोजीशन वेक्टर बनाना अब आपको मालूम चल गया है। तो सदिश i माइनस 3j प्लस 2 के अनुदिश वेग तथा त्वरण के वियोजित भाग का मान ज्ञात करें जबकि t इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके वेग और त्वरण के वेक्टर्स आएंगे उनको आपको इस डायरेक्शन में ले जाना है आपको। तो अब ये है फिजिक्स में आपको ने पढ़ा होगा इस चीज़ को, और हमने पीछे भी किया है कई क्लासेस में कि अगर मान लीजिए सपोज करिए ये वेक्टर है और आपको इस डायरेक्शन में इसको ले जाना है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया जाता है, एन कैप कह लें या कुछ भी कह लें, और फिर आपको उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारा इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कि मतलब इसका कितना इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो थ्योरी क्लासेस में हमने इसके बारे में डिटेल में फॉर्मूला बता करके डिस्कस किया है। अभी अब आप इसको डायरेक्ट रूल याद रखें और उसी हिसाब से यहाँ पे कर दें। देखिए कैसे करेंगे। तो हमें एक्स वाई जेड दिया है, तो हमने इससे सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू ये निकाल लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख ली। अब देखिए वेग निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे एक बार, हमारे पास वेलोसिटी निकल गई। तो डी आर बाई डी टी ये वेलोसिटी आ गई। अब इसको t इक्वल टू 1 पे, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जबकि t इक्वल टू 1 है, तो हमने t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकाली, तो t जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन है कि इस वेग को आपने ये जो वेक्टर दिया है i माइनस 3j प्लस 2 के, इसकी डायरेक्शन में ले जाना है। तो इस वेक्टर को अभी छोड़िए आप, अब देखिए जिस डायरेक्शन में ले जाना है उसके अनुदिश इकाई सदिश निकाल लीजिए। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में ले जाना है उसी डायरेक्शन में मुझे इकाई सदिश चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने यही वेक्टर लिया और अपॉन इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। तो देखिए अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट से मॉड निकलता है, मॉड से डिवाइड कर दिया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को आपको इस डायरेक्शन में लाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे वेग का इस दिशा में अगर घट वियोजित भाग निकालना है, तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है यानी कि ये, और जो हमारा यूनिट वेक्टर आया है यानी कि ये, इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये रूल डायरेक्ट याद रखिए आप, कोई ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला कहाँ तक सोचते रहेंगे हम। तो डायरेक्ट रूल याद रखिए, जिस वेक्टर को ले जाना है, जिस डायरेक्शन में ले जाना है, तो जिस डायरेक्शन में चाहिए उसमें यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए आप, और जिस वेक्टर को अब लाना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सिंपल सा रूल। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 14 बाहर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट देखिए कैसे सॉल्व होता है, आई के कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई, के कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई, इन सब का सम ले लीजिए। तो ये 4 + 6 आ जाता है, यानी कि 16/√14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट को अपॉन में नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने से क्या होगा, √14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16/14 आ जाएगा और √14 ऊपर आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आप 2 से डिवाइड कर दें तो 2 7 और 2 8 जा। तो अब देखिए आप इज इक्वल टू आपका 8√14/7, ये आंसर आएगा। तो बुक में इतना ही दिया है, थोड़ा सा इन्होंने इसको नहीं करा इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर लें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो काम वेलोसिटी के साथ हुआ है वही पूरा काम एक्सेलरेशन के साथ होना है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि एक्सेलरेशन आ जाए। देखिए डिफरेंशिएट किया, हमारे पास ये आया है, t इक्वल टू 1 पे त्वरण कितना होगा, तो हमने t इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दिया। देखिए t बचा ही नहीं था उसमें, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो t बचा ही नहीं है, फिर भी हमने t इक्वल टू 1 लिख के दिखा दिया है कि हमने वो प्रोसीजर अप्लाई किया है। अब इस त्वरण का उसी वेक्टर की दिशा में वियोजित भाग अगर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर तो देखिए निकाल ही रखा था हमने, ये वेक्टर ये रहा और डॉट प्रोडक्ट इसका ले लिया इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो √14 तो बाहर आ जाएगा और इज इक्वल टू लगाया है, और देखिए इसमें जब कंपोनेंट्स लेंगे इज मल्टीप्लाई, तो 4 - 6 यानी कि माइनस का 2/√14 आएगा। फिर से देखिए √14 को नीचे नहीं लिखते हैं, तो अंडर रूट से 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी √14 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √14 से मल्टीप्लाई, और ये देखिए नीचे 14 बन जाएगा, तो 2 से वो 7 रह जाएगा, तो -√14/7, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहता है कि वक्र आर वेक्टर इज इक्वल टू t² i + 2tj - t³ के बिंदुओं t इक्वल टू 1 तथा t इक्वल टू -1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करें। तो आप देखिए कि जो हम dr/dt निकालते हैं वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकली स्पर्श रेखा को ही रिप्रेजेंट करता है। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर y इक्वल टू fx कर्व दिया है, dy/dx अगर हम ले लें तो वो स्पर्श रेखा के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें कि क्या करना है,
तो देखिए आपके पास सपोज करिए ये कर्व है, अगर इसका ये पॉइंट आपके पास हुआ, दूसरा पॉइंट इसका ये हुआ, तो आपने इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींची, यानी कि इस पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएशन निकाला है, तो ये आपको इसकी स्लोप मिल गई। और उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट पे निकाला है, जब dr/dt की वैल्यू दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे और इक्वल टू -1 पुट कर लेंगे, तो आपको दूसरे पॉइंट के पे टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। इन दोनों स्लोप्स के बीच में क्या एंगल है, ये आपको थीटा फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें r दिया हुआ है, हमने dr/dt निकाल लिया, तो ये जनरल स्लोप है किसी भी पॉइंट पे। अब t = 1 पुट करें तो हमारे पास t1 निकल आएगा, यानी कि पहली टेंजेंट की स्लोप, यानी कि t1 की निकल आई। और फिर उसके बाद t = -1 अगर पुट कर दें तो ये dr/dt की वैल्यू जो आएगी वो आपकी जो है वो दूसरे टेंजेंट की स्लोप होगी, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होगी। इसको हमने t2 से रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपके पास दो आपको लाइनें पता हैं जिनकी आपको टेंजेंट पता है, और अब आपको जो है, या दो वेक्टर हैं जिनके बीच का आपको एंगल निकालना है। टेंजेंट आपको वेक्टर्स की फॉर्म में आ गई हैं, अब इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की एक परिभाषा होती है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया सपोज करिए हम डॉट प्रोडक्ट लें तो a.b = ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि t1 वेक्टर और t2 वेक्टर अगर हम वेक्टर से डिनोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है इनको, t1 वेक्टर और t2 वेक्टर। तो t1 वेक्टर डॉट t2 वेक्टर अगर मैं करूँगा तो देखिए t1 का मॉड इंटू t2 का मॉड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब देखिए t1 t2 की वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है, डॉट प्रोडक्ट लेकर के इनका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ रखा जा सकता है, तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखिए, cos थीटा = t1 t2 अपॉन मॉड ऑफ t1 t2। ये इसमें वेक्टर्स यहाँ भी लगेंगे और यहाँ भी एक्सप्रेशन में आप वेक्टर्स लगा लें। तो अब जाके हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहले तो t1 t2 के मॉड निकाल लिए हमने √² सम ऑफ कंपोनेंट से, आप जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद t1 डॉट t2 करना है, तो आप क्या करेंगे कि i का प्रोडक्ट प्लस j का प्लस k का, आप कैलकुलेशन देख लें, अब सिंपल है आपके लिए। और जब ये सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं तो हमने इनको फर्स्ट में पुट कर दिया है। फर्स्ट में पुट करके हमारा cos थीटा = 9/17 या थीटा = cos इनवर्स 9/17 निकल आता है। तो देखिए, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि आपने जो फिज़िक्स में डॉट वेक्टर्स की डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और इस हिसाब से अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है ढंग की, तो उस केस में ये क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं है आपके लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी जो सदिश अवकलन वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 10.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इसमें 11 ही क्वेश्चन थे, लेकिन चूंकि छोटे छोटे थे इसलिए एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। साथ ही साथ ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशंस आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।